हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एंथ्रोपोलॉजी क्लब। कैसे हो सब लोग? कल मैं निएंडरथल जीन के ऊपर एक स्टडी पढ़ रही थी। उसमें मैंने नोटिस किया कि 25% ऑफ द ईस्टर्न एशियंस जो पीपल है उनमें एक लैक्टस जीन मिला है, लैक्टस टॉलरेंस जीन, जो निएंडरथल के जीन से मैच खाता है। इस स्टडी पढ़ने के साथ साथ मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि निएंडरथल तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनसे तो हम लोग कोई भी चीज़ कैरी नहीं करते हैं, तो उसके बावजूद अगर हमारे अंदर निएंडरथल जीन्स के पार्ट्स या पार्टिकल्स, जेनेटिक ट्रेट्स मौजूद है, तो इसका मतलब है अगर ये सचमुच प्रूफ होता है तो कंप्लीटली जो हमारी एवोल्यूशन थ्योरी है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से हमें एक चीज़ समझ में आता है कि जेनेटिक या जीन एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर एवोल्यूशन में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमारी जो पूरी क्रोनोलॉजी है वही हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। सो कम टू द जेनेटिक। जेनेटिक क्या है? क्योंकि इतनी बार मैंने जीन या जेनेटिक के बारे में बात किया, तो जेनेटिक क्या है? जेनेटिक ये है कि जब हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे ऑफस्प्रिंग्स में कोई भी ट्रेट्स कैरी होता है थ्रू देयर जीन्स, उसको जेनेटिक स्टडीज़ बोला जाता है। जेनेटिक जो ब्रांच है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट या बड़ा ब्रांच है हमारे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं छोटी सी आप लोगों को मेंशन कर दूँ कि जो हमारी यूनिट 9 है जेनेटिक्स, उसमें 9 सब पार्ट्स है, 9.1 to 9.9। तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज सिलेबस कवर करता है इसमें, और हर साल एक 15 नंबर का और एक 20 नंबर का क्वेश्चन और एक 10 मार्कर का और एक 15 मार्कर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो वेटेज ऑफ दिस पार्ट इज द 15% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो अगर 15% है, अगर हर साल 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो श्योर शॉट इस वाले चैप्टर्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो जेनेटिक के बेसिक चीज़ें जैसे डीएनए, सेल, ये सब के बारे में तो अब डेफिनेटली आपको पता होगा। तो मैं पहले थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में बात करती हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं आऊँगी कि किस तरह से मैंडेलियन जेनेटिक्स इवॉल्व हुआ या किस तरह से हम लोगों को जेनेटिक के मेन थ्योरी मिली, जहाँ पे हम लोग फादर ऑफ अ जेनेटिक्स मैंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं और बता देती हूँ, जब हम लोग निएंडरथल थे या हम लोग जब होमो सेपियंस से पहले होमो इरेक्टस थे, उससे अब तक की जो हमारी जर्नी है, उस टाइम पे जैसे हम लोग दिखते थे अभी भी थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज है। दो हम लोग इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, बिल्डिंग्स बना लिए हैं, मेट्रोज बना लिए हैं, ऑफिस जाते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल लीड करते हैं, स्टिल हम में अभी भी उनके जीन्स प्रेजेंस है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी हम लोग अपने एंसेस्टर्स से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि भाई हमारे जो दादाजी है और ये दादाजी के भी जो दादाजी हैं, उनसे हमारा क्या रिलेशन हो सकता है? उनकी ही जेनेटिक ट्रेट्स की वजह से आज हम लोग इस तरह से बने हैं, वो हमारे फादर साइड से हो या मदर साइड से हो। इस आज के सेशंस में मैं आप लोगों को व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, मैंडल के बारे में बताने वाली हूँ कि मैंडल की एक्चुअली एंटायर स्टोरी क्या थी। जो भी आप लोग सब जानते हो उनको पता है कि मैंडल की डेथ के 50 ईयर्स लेटर ऑलमोस्ट मैंडल को रिकग्निशन मिला था। क्यों, किस तरह से ये चीज़ हुआ और मैंडल की थ्योरी क्या है, ये सब चीज़ें भी मैं इस क्लास में आज बताने वाली हूँ। तो फर्स्टली व्हाट इज जीन या व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स ये है जब हम अपने पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग्स में अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स या ट्रेट्स ट्रांसफॉर्म होता है, उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। इस जेनेटिक्स को हम लोग दो तरीके के चीज़ में पढ़ते हैं, एक है हेरिडिटरी और एक है वेरिएशन। हेरिडिटरी क्या है या वेरिएशन क्या है? ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन में दो चीज़ है, एक है हेरिडिटरी वेरिएशन, एक हेरिडिटरी और एक है वेरिएशन। हेरिडिटरी क्या है और वेरिएशन क्या है? हेरिडिटरी यह है जब हम लोग किसी ब्लड ग्रुप या ब्लड के थ्रू या डीएनए के थ्रू जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो हेरिडिटरी है। वेरिएशन ये है कि अगर हमें, मान लीजिए मैं और मेरे भाई, हम दोनों, ठीक है, अब हम दोनों एक ही जगह पे पैदा हुए, बट मेरे भाई को कहीं अलग जगह पे या समझ लीजिए कि नॉर्दर्न जोन पे ले जाके उसको बड़ा किया गया, एक हिल स्टेशन में, और मुझे एकदम एक साउदर्न जोन पे ले जाके बड़ा किया गया। हम दोनों की कंप्लीटली एनवायरनमेंट चेंज कर दिए गए। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग्स है, हमारी जो इवॉल्व पैटर्न है, हमारी जो हार्ट बीट है, या हमारी एवरी सिंगल थिंग डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएशंस के बारे में भी जेनेटिक्स या जीन स्टडी करता है कि किस तरह से जगह की चेंज होने की वजह से भी हमारे जो ये
पर्सनैलिटी ट्रेट्स है हमारे जो बॉडीली इवॉल्व करते हैं वो भी किस तरह से, क्योंकि हम लोग अगर किसी लॉन्ग लैटिट्यूड वाले एरिया में या हाई एल्टीट्यूड वाली एरिया में चले जाते हैं तो उस टाइम पे किस तरह से हमारी ये बॉडी फंक्शन करता है, किस तरह से हमारी लंग्स डेवलप होता है, वो भी वेरिएशंस का पार्ट है। तो वो भी हम लोग जेनेटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं किस तरह से, मतलब हेरिडिटरी एंड वेरिएशन वाइज वो हम लोग कंप्लीटली स्टडी करते हैं। नाउ कम टू द फादर ऑफ अ जेनेटिक्स। अच्छा, ये जॉर्ज मैंडल है, इनको फादर ऑफ अ जेनेटिक्स बोला जाता है। मैंडल के लॉज या काम के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैंडल के बारे में बता देती हूँ। आप सबको पता होगा या जिनको भी पता नहीं है कि मैंडल की एक बहुत पॉपुलर कंटेम्पररी थे, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में उस टाइम पे खोज किया था या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात किया था, जिसके थ्रू उन्होंने कहा था कि हर पॉपुलेशन, वो ह्यूमन बींग हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनकी एक नेचुरल सिलेक्शंस होता है। वो एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी नेचुरली एक इवॉल्व प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो उनकी जो रिकग्निशन था वो इतना ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर था कि कहीं ना कहीं जॉर्ज मैंडल अननोटिस रह गए। यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ कि जब मैं यहाँ पे चार्ल्स डार्विन पढ़ाऊंगी, मतलब 1.4 लामार्क एंड डार्विन पढ़ाऊंगी, तब मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से उस चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो कम टू द मैंडल। तो वो एक मोनेस्ट्री में मॉन्क थे, ठीक है, उसके साथ साथ वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो उन्होंने उस टाइम पे 2 कंटेम्पररी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे, बट उन दोनों एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं कर पाए। तो एक सब्स्टिट्यूट रिसर्चर की तरह वो काम करना शुरू किए। अपने ही गार्डन में वो 1000 पी प्लांट्स लगाएं और उनकी एक जेनेटिक जो इवॉल्व है या किस तरह से उनके कलर्स, उनके सराउंड, उनके शेप्स, उनके जो हाइट्स, उनके ऊपर वो रिसर्च करना शुरू किए एंड इंडिपेंडेंटली कंप्लीटली। तो उसके बाद उन्होंने कुछ थ्योरीज के बारे में आया जो मैं आगे आके बताने वाली हूँ। कुछ थ्योरीज के बारे में वो लिख के देन ही डायड एट 1886। उनकी जब देहांत हो गई उसके 35 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली और 50 ईयर्स लेटर ऑन, ठीक है, देयर वर 3 साइंटिस्ट जिन्होंने उनके बारे में बात किया। एक है ह्यूगो डिवेरिस, एक है कार्ल कॉर्नल्स और एक है स्ट्रेच मार्क्स। इन तीनों ने ही इनकी जो डिस्कवरी थी उनको रीडिस्कवर किया एंड उसके बाद उनकी ही जो काम थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया एंड दे गॉट टू नो कि जो मैंडल लिख के गए हैं वो इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी एक चीज़ है जो मतलब शायद वो भी वो चीज़ की खोज नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उनको रिकग्निशन दिया एंड लेटर ऑन विलियम बेटसन ने उनको द फादर ऑफ अ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा, क्योंकि विलियम बेटसन ने उनकी जो डिस्कवरी थी या उनका जो लॉज था उनको एज अ बुक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया एंड उसके बाद उनको रिकग्निशन मिली। तो यहाँ से हम लोग एक छोटी सी बात समझ सकते हैं कि अगर आपका काम सचमुच अच्छा है और आपका अगर मेहनत अच्छा है तो आपके डेथ के बाद भी उसको रिकग्निशन मिलेगी और वो जिंदा रहेगा 100 नहीं 1000 ईयर्स तक। तो मैं इस वजह से एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ डिसहार्टेंड मत रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए आप लोग अपना, ठीक है, अपना 100% दीजिए। इसका जो आपको फल है ना वो ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के थ्रू भी। और अगर जो लोग भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फाइनल राउंड में जाके या मेंस में जाके, उनके लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर इंतज़ार कर रहा होगा। आपका जो गुड वर्क है वो कभी भी, या आपकी जो पढ़ाई, आपकी जो एजुकेशन है वो कभी भी ये फालतू का वेस्ट नहीं जाता है। सो कम टू द मैंडल। अब मैंडल के लॉज के बारे में थोड़ा सा मैं बात करती हूँ। यहाँ पे मैंडल ने जो पहला लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है या सेग्रीगेशन क्या है? ठीक है, सेग्रीगेशन ये है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके 2 कॉपीज होते हैं या 2 एलील्स होते हैं, ओके, और वो दोनों अलग अलग पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, बट वो जैसे स्पर्म एंड एग्स, बट 2 पेरेंट्स के थ्रू दोनों अलग अलग एलिल्स आके एक ही एलिल क्रिएट करता है, ठीक है, और जो उन दोनों एलिल के ट्रेट्स में से जो डोमिनेटिंग ट्रेट्स है वही आगे जाके हम लोगों के रेसिप्रोकेट करता है या प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं आगे बताती हूँ कैसे। तो वो दोनों एलिल गेट सेपरेटेड एंड ईच गैमेट्स गेट ओनली 1 एलिल। तो दोनों एलिल सेपरेट होके उनको 1 एलिल
वन एलील ही मिलता है जब ऑफस्प्रिंग्स बड़े होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एक टॉल फादर है और एक ड्वार्फ मॉम है या शॉर्ट हाइटेड मॉम है, तो अगर बच्चा टॉल हुआ तो उन्होंने एक एलील ही चूज किया। मैं आगे जाके इसके बारे में बात करती हूँ कि किस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल, इन्होंने डार्विन ने एक्चुअली पी प्लांट्स को लेके ये रिसर्च किया था एंड उन्होंने पाया कि पहले उन्होंने एक ही कैरेक्टर को उठाई थी, वो है टॉल एंड डॉफ। वो देखने लगे कि अगर पेड़ के मतलब दो पेड़, अगर मटर की गाछ की बात करें कोई भी, तो क्यों सारे मटर के बच्चे टॉल है या बहुत सारे मटर के बच्चे शॉर्ट है, क्या रीज़न है इसके ऊपर। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, जब उन्होंने ये अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बता देती हूँ, जो उन्होंने हाइट के ऊपर रिसर्च किया था, उन्होंने राउंड के ऊपर रिसर्च किया था, उन्होंने कलर के ऊपर रिसर्च किया था, ठीक है, मतलब शेप एंड कलर। तो सबसे पहले उन्होंने जब हाइट लिया तो उन्होंने जो टॉल प्लांट्स था उनको टी के हिसाब से डिनोट किया। यहाँ पे 2 टी क्यों? क्योंकि 2 एलील है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने 2 टी लिखा है, या मैंडल ने भी उन्होंने 2 टी लिखा था, ठीक है। एंड ड्वार्फ को यहाँ पे शॉर्ट टी एंड टी। अगर इसको 2 गैमेट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब 2 पार्ट में, तो यहाँ पे टी एंड टी एंड स्मॉल को टी एंड टी। इसको अगर हम लोग पेयर करते हैं तो देखते हैं कि अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी तो टी एंड टी, देन कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी तो टी एंड टी। यहाँ पे भी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी अगर पेयर करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन है, एक ड्वार्फ एंड एक टॉल, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट जनरेशन है उसके सारे बच्चे हैं, चारों प्लांट्स है, वो चारों ही टॉल है, ठीक है। तो इसमें वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कहा था कि जो प्लांट्स के या जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है या प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, जो दिखते हैं, ठीक है, उसको डोमिनेटिंग नेचर या डोमिनेटिंग ट्रेट्स बोलते हैं, और जो दिखते नहीं है, जो ऑलरेडी अंदर छुपी हुई है, उसको रिसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं। एंड इसको बोलते हैं जीनोटाइप, जो अंदर है जीन के अंदर, बट वो बाहर नहीं आता। तो जो रिसेसिव और जीनोटाइप जो जीन के अंदर है, तो इसको 2 चीज़, फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। फेनोटाइप जो बाहर रिप्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आई कलर जो बाहर रिप्रेजेंट हो रही है वो मेरी पेरेंट्स के थ्रू ही आए हैं, तो वो फिनोटाइप है, ठीक है। एंड जो चीज़ें दिखती नहीं है, जैसे माय फादर के जो आई कलर है वो ब्लैक है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, वो जाके शायद मेरे अगले जनरेशन में रिफ्लेक्ट करे। तो जो अंदर जीन में है बट रिफ्लेक्ट नहीं होते, उसको रेसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं या जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डोमिनेटेड एंड रेसेसिव। तो ऑलवेज जो ट्रेट ऑलवेज दिखता है, जो भी डोमिनेट ट्रेट्स होता है, उसको हम लोग ऑलवेज कैपिटल टी से ही डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल होता है उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि 4 जो फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो चारों ही टॉल हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, या मैंडल ने क्या किया था, उन्होंने फिर ये 2 जनरेशन से एक कप पेयर्स लेके उन्होंने फिर से रिसर्च किया, जहां पे उन्होंने टी को टी से डिनोट किया, ठीक है, 2 जीनोटाइप एंड डबल, तो दोनों ही टॉल है, ठीक है। अगर हम लोग एक बॉक्स के दौरान इसको समझने की कोशिश करें तो एक टी, दूसरा टी, एक टी, स्मॉल टी, अगर इसको हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो देखा जाएगा कि एक प्लांट टॉल होगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आने से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो हमने पहले ही कहा है, जिसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आता है वो प्लांट भी टॉल ही होगा, तो यहाँ पे ये भी टॉल, फिर यहाँ पे कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी, तो ये भी टॉल, एंड देन स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, तो ये ड्वार्फ। जो सेकेंड जनरेशन उनके जो बेबीज है, ओके, वो 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, जब सेकेंड जनरेशन पे हम आते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एक रिसेसिव ट्रेट्स वो आगे रिफ्लेक्ट करता ही है, वो ऑलरेडी वो डोमिनेट स्टेट ज़्यादा होने के बावजूद भी जो रिसेसिव ट्रेट्स है वो दिखता ही है बिकॉज ऑफ द जीनोटाइप, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं तो फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे हो गया 3:1, क्योंकि 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट है। एंड यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो है 1 टॉल 2 टी एंड मतलब यहाँ पे 1 डबल टी
1 कैपिटल T 1 स्मॉल t एंड 1 स्मॉल t ड्वार्फ, ये जेनोटाइप रेशियो है। क्योंकि जेनोटाइप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे एक कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो दिस इज 2 जेनोटाइप 1 फेनोटाइप, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल T और यहाँ पे एक स्मॉल t, तो यहाँ पे भी ये जेनोटाइप रेशियो है। जेनोटाइप का मतलब है जो जीन के थ्रू दिखता है, जो अंदर होता है, मैंने पहले ही बोला था। तो यहाँ पे 2 रेशियो है। कम्स टू द सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट। ओके, इसको डाई हाइब्रिड भी बोला जाता है। डाई हाइब्रिड इसलिए बोला जाता है, डाई मतलब 2, जब यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रेट्स को लेके रिसर्च किया जाता है उसको डाई हाइब्रिड बोला जाता है। तो इसीलिए अगर मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड वाला भी क्वेश्चन आए और पूछा जाए 10 मार्कर में कि डाई हाइब्रिड मेथड, तो फिर यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेंडल ने सेकेंड में क्या किया, सेकेंड राउंड ऑफ जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ या 2 ट्रेट्स को उन्होंने लिया, एक था कलर और एक था शेप। फिर जाके दोनों को पेयरिंग कराई, ठीक है। कलर में उन्होंने येलो एंड ग्रीन चूज किया एंड शेप में उन्होंने राउंड एंड रिंकल चूज किया। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ, जब हम लोग कोई भी डोमिनेंट ट्रेट्स को डिनोट करते हैं तो वहाँ पे ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्योंकि येलो एंड जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट नेचर के हैं, दैट्स वाई उसको मैंने कैपिटल में डिनोट किया। एंड क्योंकि ग्रीन एंड रिंकल रिसेसिव ट्रेट्स है, इस वजह से उनको हम लोगों ने स्मॉल में ये किया। तो जब वहाँ पे उन्होंने 2 प्लांट्स लिए, ठीक है, फर्स्ट इट्स अ राउंड एंड येलो एंड सेकेंड इज अ रिंकल एंड ग्रीन। तो उन दोनों को जब उन्होंने पेयर किया एंड उनकी जब रिप्रोडक्शन हुई तो उनकी जो गैमेट्स क्रिएट हुआ, तो आर से ये 2 गैमेट्स हुए एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई से ये गैमेट्स क्रिएट हुए। तो इसलिए ये गैमेट्स को जब हम लोग एक बॉक्स के द्वारा हम लोग इसको मर्ज करते हैं या डिनोट करते हैं, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि कैपिटल आर एंड स्मॉल को जब हम लोगों ने पेयर किया तो हमें कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ये मिला, ठीक है। सेम एज वेल जब हम लोगों ने कैपिटल वाई को एंड स्मॉल वाई को पेयर किया तो हमें ये मिला, जिसमें इस दोनों में ही हम लोग देख रहे हैं कि राउंड एंड येलो शेप के हम लोगों को जो फर्स्ट जनरेशन है उनके बच्चे हुए कि येलो एंड राउंड शेप के। ओके, तो सेम एज वेल कि जब हम लोगों ने इसको मर्ज किया तो हमें कैपिटल आई जो रिप्रोडक्शन हुआ उससे मिला एंड कैपिटल वाई से जब स्मॉल वाई है तो वहाँ पे हम लोगों को स्मॉल वाई मीन्स यहाँ पे भी हम लोग जो डोमिनेंट ट्रेड्स देखते हैं वो भी राउंड एंड येलो शेप के देखते हैं। जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन पे आते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंटल से फर्स्ट जनरेशन पे आते हैं, तब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन पेरेंट को क्रॉस कराते हैं उनके गैमेट्स को एंड उनसे जो रिप्रोडक्शन होती है, उनसे जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो ऑलवेज उनके जो ट्रेट्स है वो डोमिनेंट ही होते हैं, उनमें डोमिनेंट ट्रेट्स ही देखा जाता है, रिसेसिव ट्रेट्स उनका देखा नहीं जाता है। तो इनका जो फिनोटाइप है वो है राउंड एंड येलो, तो इन चारों का ही राउंड एंड येलो है। नाउ सेकेंड स्टेप, जब ये सारे जो फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे थे उनको जब हम लोग क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो हम लोग सेकेंड जनरेशन में ये देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के जब हम लोग गैमेट्स क्रिएट करते हैं तो उनके गैमेट है कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ऐसे ही दोनों जो पेयर है उनको जब हम क्रॉस कराते हैं, जब हम लोग इस बॉक्स में इसको मतलब क्रॉस करके प्रॉपर, क्योंकि इस बॉक्स के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से इसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए इस बॉक्स में डाला गया है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब कैपिटल वाई ये गैमेट्स के साथ इनकी क्रॉस पेयरिंग होती है तो होता है कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई मीन्स अ राउंड एंड येलो शेप। ऐसे ही जितने भी कैपिटल वाई के साथ जितने भी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई को भी पेयर किया गया है, सबके ही राउंड, अगर किसी भी एक गैमेट्स में किसी भी एक पेयर में आप लोग अगर देखते हैं कि कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई होता है, मीन्स उसमें येलो एंड राउंड डोमिनेंट होगा ही, उसमें वो ट्रेट्स ही देखा जाएगा, तो दैट इज अ डोमिनेंट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 9 टाइप्स ऑफ डोमिनेंट फीचर्स हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे अगर येलो एंड ब्राउन का अगर हम लोग फिनोटाइप निकालते हैं तो वो होता है 9। ओके, नाउ कम्स टू द सेकेंड। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई के साथ यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई को पेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कैपिटल आर आई एंड स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर किसको डिनोट करते हैं, राउंड को, एंड स्मॉल वाई किसको डिनोट करता है, ग्रीन को। तो वो जो बेबी होगा वो राउंड एंड ग्रीन शेप के प्लांट होंगे। ठीक है, तो ये राउंड एंड ग्रीन शेप वाले यहाँ पे 3 हैं, तो इनके जो फिनोटाइप नेचर है वो है 3। ओके, ऐसे ही रिंकल एंड हम लोग अगर येलो देखते हैं तो जब हम लोग स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई को पेयर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं स्मॉल आर एंड स्मॉल आर का डिनोशन क्या था, रिंकल एंड कैपिटल वाई इज अ येलो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ इस तरह का हम लोग को फिनोटाइप या 3 सेकेंड जनरेशन 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इस तरह के होते हैं, रिंकल एंड येलो कलर के। तो वो भी हमारे फिनोटाइप नेचर में 3 आता है। नाउ कम्स टू द रिंकल एंड ग्रीन। यहाँ पे रिंकल एंड ग्रीन ओनली 1 है, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई जब हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन की जीनोटाइप निकाला था तो वहाँ पे 1 ही स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई था, एंड सेकेंड में भी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई 1 था। इस वजह से स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई एक ही है, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है, एक में ही एक मिला है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका 1 है। तो अगर हम लोग इसका फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं तो 9:3:3:1। जब मेंडल ने रिसर्च किया था तो हर एक प्लांट्स को इस तरह से जीनोटाइप निकाल के क्रॉस ब्रीडिंग करके उनके एक रेशियो निकाला था, और इनका जो जीनोटाइप रेशियो है वो है 1:2:1:2:4:2:1:1। ये कैसे इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो ट्रेड्स दिखते नहीं है, जो अंदर ही होता है। ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या है मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से इस 2 लॉ के द्वारा मेंडल ने ये बताया, जैसे डाइहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड मीन्स जो सेग्रीगेशंस वाला लॉ है, और इंडिपेंडेंस वाला लॉ इज अ डाइहाइब्रिड। अगर उस लैंग्वेज में भी पूछा जाता है तो आप लोग 10 मार्कर में यही क्वेश्चंस को लिख के आना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग प्लीज ये बॉक्स क्रिएट करके ही एग्जाम में एक्सप्लेन करना। अगर आप लोग कुछ ज्यादा लिख भी नहीं पाते हो दैट वुड बी फाइन, बट ये बॉक्स क्रिएट करके एक्सप्लेन कर देना तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको वो चीज आता है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये फिनोटाइप के जो रेशियो है ये लिख दीजिएगा, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट नीडेड। ठीक है, तो ये चीज मैं बताने वाली हूँ कि मेंडल की ये दोनों थ्योरी के वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिकोड सिर्फ ये प्लांट्स में नहीं, ये एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी अप्लाई होता है, जो मैंने पहले भी बोला कि मैं आके इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन, मैंने मेंडल के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको कि मेंडल के लाइफ स्टोरी क्या है छोटे से। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चंस क्या आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के और क्या आ सकते हैं, मैंने आपको बोला। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आई थिंक 10 मार्कर में पहले आ चुका है। ठीक है, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असेसमेंट वो भी। तो अगर और या तो डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड आता है तो भी आप लोग यही लिखिएगा। अगर पूरा मेंडल की थ्योरी आती है तो दोनों लॉ को ही एक्सप्लेन कीजिएगा। डेफिनेटली वो 10 मार्कर के क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो 15 मार्कर में ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, व्हाट आर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ऑफ कोर्स मैंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है मैंने बता दिया, उनके दोनों लॉज कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे शुरू करना है कि ही इज़ अ फादर ऑफ अ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, उनके एक लाइन में उनका कंट्रीब्यूशन, उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में उनके दोनों लॉज के बारे में लिखना है। उनके बाद उनके जो काम है वो रिसेंटली कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उनके हम लोग ब्लड ग्रुप में यूज़ करते हैं, DNA में यूज़ करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्रिटिसिज्म। एंड जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप लोग ये दिखाएंगे कि वो किस तरह से, मतलब उनकी जो काम है वो
क्या अभी के टाइम में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक ऑलवेज इधर एग्जाम्पल इधर केस स्टडीज हो पाए, उससे आप कंक्लूड करना, उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। डेफिनेटली कोशिश करना कि एग्जाम्पल के थ्रू ही आप कंक्लूड करें, सो दैट वुड बी बेटर। तो सबसे पहले आप लोग मैंडल फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है, यहाँ से शुरू करके लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्रिटिसिज्म, एंड लास्ट में एक बैलेंस स्टेटमेंट के साथ आप लोग कंक्लूड करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस तरह से दिस इज आई थिंक ये 15 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। क्रिटिकली डिस्कस सेम। क्रिटिकली का मतलब ये है, क्रिटिकली मीन्स उसके क्रिटिकल पार्ट एज वेल एज द इम्पोर्टेंस पार्ट, बोथ द फैक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस या उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, पहले उनका कंट्रीब्यूशन लिख लीजिएगा कि उनके लॉस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, करंट टाइम में कहाँ कहाँ उनके काम को हम लोग अप्लाई करते हैं, क्रिटिसिज्म, एंड देन ये दोनों क्वेश्चंस मतलब अलग है, बट इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो दैट्स वाई जब आप लोग कोई भी क्वेश्चंस पढ़ोगे या कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, तो आप लोग ये काम कीजिएगा कि आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से, मतलब उसके क्वेश्चंस कितने टाइप्स के बन सकते हैं, एक टॉपिक से कितने अलग अलग, जो पूछा ऑलरेडी गया है वो तो गया है, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। अगर उनकी लैंग्वेज घुमा के पूछते हैं तो क्या आप वो क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लास्ट ईयर भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, बट जस्ट लैंग्वेज चेंज कर दिया था, तो बहुत बच्चों ने वो क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए या गलत करके आए हैं। तो दैट्स वाई मैं यही बोलूँगी, जब भी आप लोग कोई भी यूनिट पढ़ोगे तो आप लोग प्लीज़ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, और क्या उससे और किस टाइप के और कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आप लोग उस टाइम पे ही एक बार देख के उसके आंसर्स प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे के वीडियो में मैं आगे के एबीओ ब्लड ग्रुप या आगे के रेसिज्म, इसको लेके मैं आगे के वीडियोस बनाने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक सिलेबस के साथ जीएस को मर्ज करके एक वीडियो लेके आना ही है, वो मैं 1-2 दिन में ही रिलीज कर दूंगी, एंड होपफुली यू विल स्टडी well. All the best. Thank you.